Hello everyone. So welcome to the first class of permutation and combinations. I expect काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको basics of permutation clear नहीं होते हैं. So in the first class I will be starting with some very basic introduction. I will be introducing some formulas. Then we will be getting down to some types of questions कि कहाँ पे कैसे use करना है. And then gradually obviously in the next classes we will move forward. Now to begin with as an introduction I need to first introduce what is permutation and what is combination. Fine. कॉम्बिनेशन को ज़्यादातर हम लोग NCR से रिप्रेजेंट करते हैं और परमुटेशंस को नॉर्मली हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये NCR का मतलब क्या है? NCR का बेटे मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास n आइटम्स हैं एंड आई हैव डिसाइडेड टू सिलेक्ट R आइटम्स फ्रॉम दोस, इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दैट? तो पहले तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 90% क्वेश्चंस किस चीज़ की बात करते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग. मैं कितने ऐसे तरीके हैं, कितनी ऐसी मेरे पास ऑप्शंस हैं ऑफ डूइंग समथिंग. अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास 5 लोग हैं A, B, C, D and E and let's say wanted to form a team out of these 5 members and the team should have exactly 2 members. अब मैं उसमें क्या कहूँगा, अगर मेरे पास 5 लोगों हैं तो मेरे पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं, कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं to form a team of 2 members among them, so that would be called as 5C2. Perfect है. Now one thing that I'm stressing is on, जब मैं combination की बात कर रहा हूँ तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? Selection की. In how many different ways can I select R items from a group of N items? That would be represented as NCR. I'll come to the formula use कैसे करना है, कैसे उसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है. बट 5C2 represents in how many ways can we select 2 members out of a group of 5. अब जब आप combinations की बात करते हो तो important point to understand is the order is not important. It is absolutely not important कि मैं पहले किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ बाद में किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब मुझे 2 मेंबर्स की टीम बनानी थी, वो टीम AB हो या BA हो फर्क नहीं है. बट परमुटेशंस किसकी बात करता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. अब एक चीज को समझो, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड कि वो 2 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं पहले कौन है और बाद में कौन है, वुड मेक अ डिफरेंस. किस तरह से? सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 5 लोग एक रेस कर रहे थे और फाइनली मुझे उस रेस में से उनको एक को गोल्ड मेडल देना है और एक को सिल्वर मेडल देना है. Now I've got 2 people and I have to distribute a gold and a silver among these 5 people. अब बेटे बात को समझो, मुझे 2 चीजें सोचनी है. एक तो इन 5 लोगों में से किन 2 लोगों को मेडल मिल रहा है. सो 5C2 होता अगर मेरे को सिर्फ 2 लोगों को मेडल देना होता और मेडल सेम होते. बट अब फर्क पड़ेगा, ए को गोल्ड दे रहा हूं, बी को सिल्वर दे रहा हूं, वुड बी डिफरेंट फ्रॉम बी को गोल्ड मिला और ए को सिल्वर मिला. तो यहां पर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे पहले 5 में से कोई 2 लोग सिलेक्ट करने हैं कि किनको मेडल मिल रहा है, और फिर उनके अरेंजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पे कौन है. तो जहां पर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों चीजें हैं, वी कॉल इट एज परमुटेशन. जहां पर सिर्फ सिलेक्शन और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस. फाइन. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू PNC, वी वर्क ऑन रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमें 95% क्वेश्चन में समझना होता है कि हम कहां पर ऐड कर रहे हैं, कहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. उसमें बेटे लेट्स बी क्लियर, अगर क्वेश्चन में और है, आइदर है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये काम भी कर सकता हूं और ये काम भी कर सकता हूं. अगर दोनों ऑप्शंस हैं सो बेटे मैं एडिशन की बात करूंगा. इफ आई हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग आइदर फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट, तो इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट इवेंट प्लस द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सेकंड इवेंट. वहीं बेटे अगर मेरे पास एंड है, I have to do all the events, both the events. I have to do event A as well as event B and event B. उस केस में मैं उनकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा. I'll be giving example how would I apply that, but I would say जहां पर ऑप्शन है वहां पर एडिशन है
और जहां पर आई हैव द ऑप्शन नहीं है, दोनों ही करने हैं या 3 इवेंट्स हैं तीनों करने हैं, वहां मल्टीप्लिकेशन है। कैसे अप्लाई होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेके बात को समझते हैं। Okay, to understand the concept further in terms of how to go about addition and multiplication, I've taken a simpler example. Let's say you've decided to visit from Amritsar to Singapore. Fine. Now let's say you go down to a travel agent or a website and you try to search कि कितनी flights की option है मेरे पास अमृतसर से सिंगापुर जाने के लिए। अब कुछ ऐसा है कि there are 6 flights that runs from अमृतसर to Singapore. तो अगर आपने अमृतसर से सिंगापुर जाना है और आप डायरेक्ट रूट ले रहे हो तो आपको 6 में से कोई एक फ्लाइट चूज करनी है, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि पहले अमृतसर से दिल्ली जा सकते हो और फिर दिल्ली से सिंगापुर जा सकते हो। दैट इज अनदर पॉसिबल रूट। कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और कुछ वाया दिल्ली हैं। 2 ऑप्शंस आप सर्च कर रहे हो। अब सपोज आपने ये डिसाइड किया कि आप अमृतसर से सिंगापुर तो जाओगे लेकिन वाया दिल्ली जाओगे। अब आपके पास कितनी अलग अलग ऑप्शंस हैं टू ट्रेवल ऑन दिस रूट, इसको कैसे करेंगे? अब अगर ध्यान से समझो तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि अगर आपको अमृतसर से सिंगापुर जाना है वाया दिल्ली तो आपको पहले अमृतसर से दिल्ली जाना पड़ेगा। एंड अब बेटे बात को समझना इंपॉर्टेंट है, हम एंड की बात करेंगे। एंड यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर एज वेल। आपको बेटे ये दोनों रूट्स ट्रेवल करने हैं, अमृतसर से दिल्ली भी जाना है एज वेल एज आपको दिल्ली से सिंगापुर भी जाना है। अब समझाने के लिए मान देता हूं कि जो 5 फ्लाइट्स हैं इनका नाम A to E ABCDE है और ये 10 फ्लाइट्स 1 से लेके 10 तक हैं। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं देखो, अगर आप पहले यहां से A फ्लाइट चूज करते हो तो A के साथ आपके पास फर्दर 10 पॉसिबिलिटीज हैं, A1 से लेके A10 तक। So there are 10 possibilities of taking the route from A1 till A10. The same logic would go from B के साथ भी B1, B2 till B10 होंगी। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास 5 के साथ हर एक के साथ 10 हैं, तो मेरे पास अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, हर एक के साथ 10 फर्दर ऑप्शंस हैं। तो आई वुड से द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस दैट आई हैव वुड बी 50। तो इनडायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एंड था। अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए 5 ऑप्शंस, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन। दिल्ली से सिंगापुर जाने के लिए फर्दर 10 ऑप्शंस, सो दैट वुड गिव मी अ टोटल ऑफ 50 ऑप्शंस। फाइन। तो जहां पर एंड है आपको दोनों इवेंट्स करने हैं, आप उनके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करोगे। वहीं अगर सपोज ये कंडीशन ना होती और मैं कहता आप अमृतसर से सिंगापुर जा रहे हो, what does this means? You'll have now 2 options or 2 possibilities further. Either you can take this route or there's a second possibility of traveling directly on this route. अब क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इस रूट पे मेरे पास 50 ऑप्शंस हैं, इस रूट पे मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटे, 50 + 6। सो जहां पर मेरे पास आइदर आ गया, आई कैन ट्रेवल आइदर ऑन दिस रूट और ऑन दिस रूट, वुड गिव मी द टोटल नंबर ऑफ केसेस एज द एडिशन ऑफ 2, सो वुड बिकम 56। फाइन, दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फाइन, मूविंग फर्दर, मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाने लगा हूं। Now before I'll get down to the formulas, we hope आपको बेसिक फैक्टोरियल्स का मतलब पता है। बच्चे जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, where any n फैक्टोरियल is the product of first n natural numbers. So 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 2 फैक्टोरियल 1 into 2 है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इट इज n into n-1 into n-2 so on till 1. So कभी भी मैं n फैक्टोरियल की बात करता हूं, दैट वुड बी रिटन एज n-1 फैक्टोरियल इंटू n। कोई भी n फैक्टोरियल जो है वो n-1 फैक्टोरियल इंटू n हो जाता है,
उसका कारण क्या है, n-1 फैक्टोरियल में बेटे सारे 1 till n-1 आ जाएंगे, इनटू n करूंगा तो वो 1 till n बन जाएगा। श्योर, यहाँ से भी ड्राइव किया जा सकता है। फाइन, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 2 है, 3 फैक्टोरियल वुड बिकम 2 into 3 6, 4 फैक्टोरियल is 6 into 4 24। आई वुड एक्सपेक्ट कि कुछ बेसिक फैक्टोरियल्स आपको याद हैं, ठीक है। टू मेक माई कैलकुलेशन लिटिल इजियर वी कैन रिमेंबर दीज फैक्टोरियल्स। 8 फैक्टोरियल निकालना होगा तो 5040 into 8 हो जाएगा। फाइन, अब कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले, जब आप NCR की बात करते हो, इट इज गिवन एज n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल into r factorial, fine, where NCR could always be written as NC n minus r। r की जगह अगर मैं n minus r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो बेटे ये दोनों सेम हो जाएंगे, बिकॉज ये r बन जाएगा और ये n minus r बन जाएगा, तो ये दोनों हमेशा इक्वल हैं। व्हाट डज दिस मीन्स, अगर मैं ध्यान से देखूं तो NC0 हमेशा NCn के इक्वल है। इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बेटे देखो ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है। उसका एक और कारण, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास n आर्टिकल्स हैं और उसमें से मैंने कोई भी आर्टिकल सिलेक्ट नहीं करना है, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, सारी सिलेक्ट करनी है तो भी वही ओनली पॉसिबिलिटी है। तो इफ यू आर सिलेक्टिंग 0 और ऑल, माई नंबर ऑफ वेज वुड बी 1। वहीं अगर आप NC1 को देखो, that would be equals to NCn minus 1, इसकी वैल्यू हमेशा n होगी। फाइन, अगले फैक्टोरियल्स निकालने के लिए सपोज NC2 है या NCn minus 2 है, एक पॉइंट समझा रहा हूं। सपोज आपको 10C2 निकालना है। अब जब आप 10C2 निकालोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 till 8 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहां बच क्या जाएगा 9 into 10। सो मैं क्या कर सकता हूं, अगर 10C2 है तो मैं 10 से बैक मूव करके दो नंबर्स लिख लूंगा 10 and 9, डिनोमिनेटर में बेटे ये 1 into 2 आ जाएगा। सो अगर 10C2 है तो व्हाट आई डू वुड बी 10 into 9, दो नंबर लिखने 10 से बैकवर्ड मूव करके और डिनोमिनेटर में 1 into 2 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास 15C3 आ जाए तो मैं क्या लिख लूंगा, 15 से बैकवर्ड मूव करूंगा, मैंने 3 नंबर लिख लिए, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 1 into 2 into 3। कंफर्टेबल। वहीं सपोज मेरे पास अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, अगर ये बेस बड़ा है तो मैं पहले इसको छोटा बना लूंगा बाय दिस रूल, NCR इज NCn minus r। तो अब 18 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 2 लिखूंगा, 20 into 19 डिवाइडेड बाय 1 into 2। कंफर्टेबल। सो इसको अगर जर्नलाइज करना हो तो क्या बन जाएगा, बैकवर्ड मूव करके n और n minus 1 आएंगे, डिनोमिनेटर में 1 into 2 आ जाएगा। आई होप द कैलकुलेशंस आर क्लियर। फंडामेंटली बेटे कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये 45 आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग कर लोगे 5 into 7 35 into 13 आ जाएगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कंफर्टेबल, गुड, श्योर। सो दैट वाज व्हाट, कॉम्बिनेशंस। अगर परमुटेशन का फॉर्मूला देखूं, परमुटेशंस बेटे कुछ ऐसा होता है, NPR would be given as n factorial upon n minus r factorial। ठीक है, what does this means, अगर आपको सपोज 10p2 लिखना है तो ये 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल है विच इज 10 into 9। वैसे हम परमुटेशन का फॉर्मूला बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज करते हैं,
और जहाँ पर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम डायरेक्टली अरेंजमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. वी रेयरली यूज दिस फॉर्मूला, बट स्टिल अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NPR could be written as NCR into R factorial. Reason being, this stands for selection, this stands for and this stands for arrangement. I'll gradually would come in the class and explain कि ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल के लिए आप इसे याद रख सकते हो. NPR का ये फॉर्मूला है, could also be written as NCR into R factorial. Fine. That was a basic introduction. I'm moving to the questions कि किस तरह से किस questions में क्या अप्लाई करना है. अगेन आई होप आप लोगों के पास वर्कशीट है, सो मैं उसको यूज करूंगा बात समझाने के लिए. अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले बिल्कुल बेसिक लेवल के 7 क्वेश्चंस डाले गए हैं, वेरी स्टेट इन इटसेल्फ. क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास 7 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं. दैट मीन्स यू हैव अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स. And you need to understand in how many ways can you select somebody. जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आई एम वेरी क्लियर, हम लोग कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं. कितने अलग अलग पॉसिबल टीम्स हैं, कितने अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, वेज हैं. पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स. बेटे मुझे ये कंस्ट्रेंट नहीं है उसमें से कितने बॉयज होंगे कितने गर्ल्स होंगे. इन 12 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो 12C3 है. The calculations would be simple, 12 into 11 into 10 divided by 1 into 2 into 3. ध्यान से देखो ये 2 आ जाएगा. 2 into 11 into 10 has to be 220. I hope the first is very clear. मुझे कंस्ट्रेंट नहीं था कोई भी, सिर्फ ये कहा गया कि 3 लोग सिलेक्ट करने हैं. कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, सो 12 में से 3 सिलेक्ट कर लिए. सेकेंड ऑफ कंस्ट्रेंट डाल रहा है कि वी नीड टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स बट वी वांटेड टू हैव एग्जैक्टली 1 बॉय. नाउ इफ आई नीड एग्जैक्टली 1 बॉय एंड यू नीड अ टोटल ऑफ 4 मेंबर्स, दैट मीन्स इन 7 में से मुझे कोई एक चाहिए एंड बाकी की गर्ल्स में से आई नीड 3. सी अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन इज आई नीड एग्जैक्टली 1 बॉय and I need a team of 4 members. That means it represents that remaining 3 has to be girls. So option नहीं थी बेटे, मुझे एक ही बॉय को सिलेक्ट करना है and remaining 5 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है. अब कैलकुलेशंस के लिए 7C17 है, 5C3 को बेटे 5C2 भी लिख सकता हूँ. छोटा कर लिया बेस, 5C3 could be 5C5 minus 2. इसकी कैलकुलेशन से 2 आ गया. 5 into 2 10, 7 into 10 has to be 70. Comfortable and easy? Sure. वीडियो को पॉज करो, अगले क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, then look down to the solutions. Okay, question number 3. It says, in how many ways can we select a team of 5 members with exactly 2 girls? अब बेटे टोटल 5 members चाहिए और उसमें से I need exactly 2 girls. What does that means? I need 2 girls among 5 and I need 3 boys because मुझे टोटल 5 members चाहिए. तो 5C2 बेटे 5 into 4 by 1 into 2 है. 7C3 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3 है. मैं अभी के लिए कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ, बट कोशिश करो, यू कैन ओरली डू इट. यहाँ पे बेटे ये 10 आ गया, ये 6 कट जाएगा, 35 आ जाएगा. सो माय आंसर हैज टू बी 350. फाइन. फोर्थ कह रहा है, आई वांटेड मेजॉरिटी गर्ल्स. नाउ अंडरस्टैंड द आइडिया. When it says majority girls, 5 में मेजॉरिटी का मतलब क्या है, मेरा 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 का हाफ 2.5 है. मेजॉरिटी गर्ल्स मीन्स आई नीड आइदर 3 गर्ल्स और देयर कुड बी 4 गर्ल्स और देयर कुड बी 5 गर्ल्स. मेजॉरिटी चाहिए, आधे से ज़्यादा चाहिए. अब अगर मेरे को टोटल 5 मेंबर्स की टीम है जिसमें से मेरे पास 3 गर्ल्स हैं, तो मैं क्या कहूँगा, 5C3
and remaining 2 has to be boys. That means 3 girls and 2 boys. और ये मैंने प्लस किया है, या फिर मेरे पास 4 गर्ल्स हैं एंड 1 बॉय है, या फिर मेरे पास सारी गर्ल्स हैं, कोई बॉय नहीं है, 7C01 होता है, लोचा ना लो फर्क नहीं पड़ेगा. श्योर, I have 3 girls and 2 boys, or I have 4 girls and 1 boy, or I have all 5 girls. That would makes me majority. अब 5C3 की कैलकुलेशंस कर सकता हूँ बेटे. That would be 5C2 के इक्वल ही होगा. ये हमने ऊपर निकाल के देखा हुआ है, 10 आ जाएगा. 7C2 जब करोगे तो 7 into 6/2 होगा. That would be 21. 5C4 5 ही होगा. 7C1 7 है. 210 plus 36. So my final answer has to be 246. Look at the calculations clearly. I hope easy. Fine. फिर से वीडियो को पॉज करो, अगले 3 क्वेश्चंस ट्राई करो. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स विद एट मोस्ट 1 गर्ल? Now बेटे try to understand. I am talking about at most. At most stands for maximum. मुझे 4 मेंबर्स की टीम बनानी है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो या तो 0 गर्ल्स होंगी या 1 गर्ल होगी. 4 मेंबर्स में से अगर मुझे 0 गर्ल्स चाहिए, दैट मीन्स सारे के सारे बॉयज हैं. तो 7 बॉयज में से मुझे 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और कोई गर्ल नहीं है, या फिर मेरे पास 1 गर्ल है एंड 3 बॉयज हैं. ठीक है. कैलकुलेशंस फिर से 7C4 की बेटे 7C3 के इक्वल हो जाएगा. मैं एक बार सारी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूं. ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू डू इट. 5C1 5 है, 7C3 ये ध्यान से देखो तो बेटे 35 प्लस इसको जब करोगे तो बेटे 35 into 5 आ जाएगा. 35 into 5 has to be 175. So my total answer would become 210. Perfect? Sure? Sixth, important. जब वो बात कर रहा है बेटे मेरे को एटलीस्ट 1, अब अंडरस्टैंड, आई नीड अ 4 member टीम विद एटलीस्ट 1 गर्ल. इस मेथड से अगर जाऊं तो एक केस ये है कि मेरे पास हो सकता है 1 गर्ल हो, 3 बॉयज हो, फिर 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, देन आई विल हैव 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, एंड देन आई कैन हैव ऑल 4 गर्ल्स आल्सो. सो बट दैट वुड बी लिटिल लेंथी, क्योंकि मुझे 4 केसेस बनाने पड़ेंगे. तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन आता है, it is always easier to understand and analyze the total number of cases minus none is selected. मैं कह रहा हूं मुझे कम से कम एक गर्ल चाहिए, तो मैं वो वाले केसेस ले लूंगा जहां टोटल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कोई गर्ल नहीं है. अगर कोई गर्ल नहीं है, दैट मीन्स इट विल हैव ऑल बॉयज. अब 12 स्टूडेंट्स हैं, 4 सिलेक्ट करने थे, तो 12C4 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ वैलिड केसेस. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने बेटे, जब कोई गर्ल सिलेक्ट नहीं हो रही है, सारे बॉयज सिलेक्ट हो रहे हैं, सो दैट मीन्स 7C4 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. इस आइडिया को ध्यान से समझो, मैं कैलकुलेशंस करके दिखाने लगा हूं. बट जब एटलीस्ट है तो बेटे बहुत सारे केसेस नहीं बनाने, वी हैव टू मेक इट लुक ईजियर. सो बेटर साइकोलॉजी वुड ऑलवेज बी टोटल में से वो माइनस कर देते हैं जहां कोई गर्ल नहीं है. ऑब्वियसली अगर कोई गर्ल नहीं है, मतलब जो 4 लोग सिलेक्ट हुए वो सारे के सारे बॉयज थे. अब 12C4 के लिए हम क्या करेंगे? 12 into 11 into 10 into 9 divided by 4 factorial. 7C4 could be written as 7C3. जितने छोटे नंबर्स में काम करेंगे उतना इजी है. ठीक है. NCR is NCn minus R. So 7C4 को 7C3 भी लिख सकते हैं. 7 minus 4 is 3. अब इसकी कैलकुलेशन के लिए देखो बेटे, ये कट गया 12. ठीक है. ये मेरे पास 2 कट के 5 रह गया. सो दिस हैज टू बी 45 into 5.
विच इज 495। ये बेटे ध्यान से देखो तो 6 कट जाएगा, 35 माइनस हो जाएगा। सो 495 माइनस 35, दैट हैज टू बी 460। So that would be the total number of valid cases for at least one girl. Look at the answer and try 7th again. Okay, 7th question कह रहे you have to have at least one of each gender. अब इसको करने के फिर से दो तरीके, या तो एटलीस्ट वन ऑफ ईच जेंडर के 3 केसेस हैं, 4 मेंबर की टीम्स बनानी है, तो आइदर आई नीड 1 गर्ल एंड 3 बॉयज और 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और आई कैन डू फिर से टोटल में से माइनस कर दूंगा वो केसेस जहां पर मेरे पास कोई गर्ल नहीं है, और वो केसेस भी माइनस करने हैं जहां मेरे पास कोई बॉय नहीं है। तो टोटल केसेस फिर से कितने हैं, 12C4, कोई गर्ल नहीं है मतलब 7C4, कोई बॉय नहीं है तो ये सारे बॉयज हो गए, कोई बॉय नहीं है मतलब सारी गर्ल्स हो गई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 12C4 कितना आ रहा था, 495, ये बेटे 35 था, 5C4 5 हो जाएगा, 5C1 की इक्विवेलेंट, तो ये 495 में से 40 माइनस हो जाएगा, my answer has to be 455. Look at the calculations clearly guys. I hope it is clear. Good. अब इसी चीज को बेटे 8 से 10th में रिलेट करना है। वीडियो को पॉज करो, समझो 1 to 7 और 8 to 10 में फर्क क्या है, then gradually we'll get down to it. ओके अब 8 to 10th में कहा फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे पास 5 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स हैं। Those who bag first, second and third position will be awarded with gold, silver and bronze medal. And we need to decide in how many ways can we select the 3 winners. अब समझो बेटे फर्क को, है मेरे पास 12 लोग, लेकिन इस बारी बेटे मुझे उन्हें मेडल्स देने हैं। What does that means? जब मैंने टीम फॉर्मेशन करनी थी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, बट क्योंकि मुझे मेडल्स देने हैं या कोई सीट्स नॉमिनेट करनी हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे ऑर्डर से फर्क पड़ता है कि पहले कौन है और बाद में कौन है। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बेटे मैं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 12 हैं और उसमें से मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है पहले तो कौन से 3 हैं और फिर उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। सो वन वे ऑफ डूइंग दैट वुड बी, मैं इसमें 12P3 कर सकता हूं। मैंने परमुटेशन क्यों लगा सकता हूं, रीजन बीइंग मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्क पड़ता है कि पहले कौन है बाद में कौन है, बट माय सजेशन इज परमुटेशंस मत करना, रीजन बीइंग अगर कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। सो बेटर वे ऑफ थिंकिंग दैट, जहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इट मेक्स अ डिफरेंस कि पहले कौन बाद में कौन है, मैं डायरेक्टली सोचूंगा फर्स्ट पोजीशन कितने वेज में फिल हो सकती है। तो गोल देते समय कहने से आई हैव 12 ऑप्शंस, मेरे पास 7 बॉयज हैं और 5 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स हैं, 12 लोग हैं, उनमें से किसी एक को मुझे गोल्ड देना है। तो जब मैं गोल्ड देने जाऊंगा तो मेरे पास 12 ऑप्शंस हैं, फाइन। लेकिन जब मैं सिल्वर देने लगूंगा, जिसको गोल्ड ऑलरेडी मिल चुका है, जो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, वो सेकंड पे नहीं आ सकता। सो सिल्वर देते समय आई हैव 11 ऑप्शंस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बिकॉज आई हैव टू गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, एंड है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे गोल्ड भी देना है एज वेल एज सिल्वर भी देना है। तो गोल्ड देते समय आई हैव 12 ऑप्शंस, सिल्वर देते समय आई हैव 11 ऑप्शंस, एंड देन ब्रॉन्ज देते वक्त आई विल हैव 10 ऑप्शंस। So I would say the total number of ways of distributing these 3 medals among these people has to be 1320. Fine? I hope point समझ आया। अब इसी बेसिस पे अगर मैं 9th और 10th को ट्राई करूं, 9th क्वेश्चन कहते हैं how many ways can we select winners such as a girl has to be the gold medalist, whereas the boy has to be silver medalist, whereas bronze medal can be won by any gender. Now लॉजिकली अंडरस्टैंड, जब आप गोल्ड देने जाओगे तो आपने कहा है कि गोल्ड के लिए इट हैज टू बी अ गर्ल,
दैट मीन्स जब मैं गोल्ड देने जा रहा हूं तो मेरे को 7 में से किसी एक को चूज करना है। यहाँ पे आप उसे 7C1 बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि गोल्ड देते समय यू हैव 7 ऑप्शंस। फाइन। सिल्वर हैज टू बी गिवन टू अ बॉय, दैट मीन्स सिल्वर देते वक्त यू हैव ओनली 5 ऑप्शंस। सो परम्यूटेशन की जरूरत नहीं, हम सीधा देख सकते हैं कि इस प्लेस के पास कितनी ऑप्शंस हैं। अब ब्रॉन्ज जब देने जाऊंगा तो एक फर्क है कि मैं जिसको गोल्ड और सिल्वर दे चुका हूं उसको ब्रॉन्ज नहीं दे सकता। हो कोई भी सकता है, बॉय भी और गर्ल भी, लेकिन ऑलरेडी 2 लोगों को मेडल मिल चुका है। दैट मीन्स ब्रॉन्ज के पास अब सिर्फ 10 ऑप्शंस होंगी। टोटल 12 में से 2 लोगों को ऑलरेडी मेडल मिल चुका है, बाकी जो 10 बचे हैं उनमें से किसी एक को ब्रॉन्ज देना है। सो आई हैव 10 ऑप्शंस। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बिकम 350। सो जहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट मेडल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, क्योंकि ऑर्डर अरेंजमेंट है, मैं सीधा इस तरह से कर सकता हूं, मुझे कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। 10th क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट विनर्स सच एज अ गर्ल मस्ट बैग एटलीस्ट 1 मेडल। अब बेटा गर्ल के पास कम से कम 1 मेडल का होना जरूरी है। फिर से क्योंकि बेटे एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन आ गया, सो माय आइडिया वुड बी, मैं क्या बेटर मानूंगा, आई से टोटल नंबर ऑफ केसेस में से माइनस कर दूंगा किसी गर्ल को मेडल नहीं मिला, मतलब सारे मेडल्स किसको मिल रहे हैं, बॉयज को। तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस जैसे हमने पहले किए थे 12, 11 और 10 है। किसी भी गर्ल को मेडल नहीं मिला, गोल्ड भी बॉय को मिला, सिल्वर भी बॉय को और ब्रॉन्ज भी बॉय को, और बॉयज थे कितने, 5। तो जब गोल्ड दे रहा था मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं क्योंकि मैं बॉय को दे रहा हूं। अब यहां पे सिल्वर देते समय बॉयज के पास 4 ऑप्शंस होंगी, ब्रॉन्ज के लिए 3 रह जाएंगी। कोई गर्ल नहीं है, तीनों मेडल्स किसके पास चले गए, बॉयज के पास। कैलकुलेशंस कर सकता हूं, दिस वुड बी 1320, दिस इज 60, फाइन। So my final answer has to be 1260. Look at the problems guys. I hope ये easy है, समझ आ गया। फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है, नीड टू बी क्लियर, उसी चीज को घुमा के दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको समझो एंड देन पॉज द वीडियो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 to 14। आई होप आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई किए हैं। बेटे इट सेज वी हैव गॉट 6 पिंक बॉल्स, देन आई हैव 9 ग्रीन बॉल्स एंड यू विल हैव 5 रेड बॉल्स। दैट मीन्स इन अ वे आपके पास जो टोटल है वो 20 बॉल्स हैं, और वो कुछ बात कर रहा है कि हमें कुछ बॉल्स को सिलेक्ट करना है एंड हाउ मेनी ऑप्शंस और हाउ मेनी वेज डू आई हैव। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। इट सेज इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 बॉल्स विद एट मोस्ट 1 पिंक बॉल। सो एट मोस्ट 1 पिंक बॉल का क्या मतलब है, आइदर आई विल हैव 0 पिंक बॉल और आई विल हैव 1 पिंक बॉल, बिकॉज एट मोस्ट 1 पिंक चाहिए, या तो 0 पिंक होगी। टोटल सिलेक्ट तो 3 बॉल्स करनी है, तो अगर पिंक नहीं है दैट मीन्स बाकी 14 में से कोई भी 3 हो सकती हैं, पिंक कोई नहीं होनी चाहिए। ग्रीन और रेड 14 जो बच रही हैं उसमें से कोई भी 3 हो जाए, 3 बॉल्स आ गई, फाइन। या फिर और है तो प्लस आ गया, एक पिंक चाहिए एंड बाकी की 14 में से कोई भी 2 हो जाए, that means 0 pink, so all 3 has to come from here, or I'll have 1 pink and remaining 2 has to come from here. I hope कैलकुलेशंस कर सकते हो, मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, अगले क्वेश्चंस की खुद करना। थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशंस को फास्ट करना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये काट लूं तो ये मेरे पास कितना रह गया, 2। ये काट लो बच्चे, मेरे पास कितना रह गया, 3। कैलकुलेशंस करने के लिए मैं 14 into 13 कॉमन निकाल सकता हूं,
अंदर 2 + 3 आ गया। ना 13 × 14 कर लेंगे, 13 × 14 हैज टू बी 182 into 5, 182 into 5 has to be 910. Look at the calculations. Manageable? Good. 12th question. 12th कह रहे हैं, in how many ways can we select 4 balls with at least 1 red? Again guys, be very clear, at least 1. So total minus वो वाले cases जब कोई red नहीं है, हमें 4 बॉल्स लेनी है, तो टोटल केसेस कितने हैं? 20C4। इन 20C4 में कुछ भी रेड, पिंक, ग्रीन कोई भी बॉल्स हो सकती हैं, माइनस वो केसेस कोई भी रेड बॉल सिलेक्ट नहीं हुआ, चारों बॉल जो सिलेक्ट हुई वो इन्हीं 15 में से सिलेक्ट हुई। सो आई गो बाय 20C4 माइनस 15C4। आई होप मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस करके दिखा दी है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लोगे। बट जहां भी एटलीस्ट 1 है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सारे केसेस बनाओ। 1 रेड, देन you'll have to have 3 from other, then have 2 red, 2 from other, then 3 reds, 1 from other, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो जब भी एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन आ जाए, we'll always goes by total minus none. फाइन। 13th और 14th को दोबारा से ट्राई करो। ओके, 13th क्वेश्चन कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 balls ईच ऑफ डिफरेंट कलर? 2 तरीके। आपको 2 बॉल्स चाहिए और दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। एक सजेशन दूंगा, दोनों मेथड सीखें, बट दोनों सीख लो, कई बार क्वेश्चन में ऑल्ट्रेशन होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर बेटे मुझे दोनों का कलर अलग अलग चाहिए, एक तरीका क्या है, आई विल हैव 1 पिंक एंड 1 ग्रीन, दोनों का कलर अलग अलग आ गया, या फिर आई विल हैव 1 ग्रीन एंड 1 रेड, और आई विल हैव 1 रेड एंड 1 पिंक। कैलकुलेशंस इजी हैं, रीजन बीइंग 1 के साथ चल रहा है, 6C1 6 होगा, 9C1 9 होगा, सो दैट वुड बी 54 प्लस 45 प्लस 30। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो बच्चे मेरे पास 9 और कंफर्टेबल है? श्योर? इसको करने का एक ऑल्टरनेट वे भी है, अगर किसी ने वैसे ट्राई किया तो परफेक्ट है। वी कैन से टोटल में से वो केसेस माइनस कर दूं जहां पर सेम कलर के नहीं हैं, ठीक है, नॉट ऑफ सेम कलर। अगर आपने ऐसे भी किया है तो परफेक्ट है, कोई इश्यूज नहीं है। मेरे पास 20 बॉल्स थे, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 20C2 हैं, माइनस वो केसेस करने हैं, दोनों पिंक नहीं होने चाहिए, दोनों ग्रीन भी नहीं होने चाहिए, और दोनों रेड भी नहीं होने चाहिए। दिस वुड बी मोर हेल्पफुल बेटे अगर आपके पास 3 से ज्यादा कलर्स होते, 4 कलर्स होते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती, पिंक ग्रीन, पिंक रेड, पिंक वाइट, ठीक है। तो दिस कुड हैव बीन अ बेटर मेथड इफ द नंबर ऑफ कलर्स वुड हैव बीन मोर, कि मैंने कहा टोटल में से अगर मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ केसेस, माइनस वो केसेस करने हैं दोनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए, उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर वुड बी सेम। फाइन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13th। Now question number 14th, it says in how many ways can we select 5 balls with no red and at least 1 pink? Now understand the idea, I don't need red, this is out of consideration for this question. That means जो आपको 5 balls select करने थे, वो करने तो सारे इसी में से थे, तो मेरे पास total number of cases जो हैं वो 15C5 हैं, इनमें से कोई 5 select करने हैं। एडिशनल कंस्ट्रेंट है एटलीस्ट 1 पिंक, कम से कम 1 पिंक होना चाहिए, तो मैं वो वाले केसेस माइनस कर दूंगा जब कोई पिंक नहीं है और सारे ग्रीन है। इस क्वेश्चन में रेड तो कंसिडरेशन में नहीं है, उसने पहले बोला रेड तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो वैसे ही बाहर निकाल के फेंक दिया। जो बच गए उनमें से मेरे पास
5 बॉल सिलेक्ट करने थे तो 15C5, क्योंकि कम से कम एक पिंक चाहिए तो मैंने वो केसेस भी माइनस कर दिए जहाँ पिंक भी नहीं है, सारे के सारे ग्रीन है. अगेन वी कैन इजीली कैलकुलेट, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. फाइन, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया. ग्रेट. अब आगे मूव कर रहे हैं. कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कुछ गलती कर देते हैं. एक बार क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ एंड द 15th क्वेश्चन. अब बड़े सारे अलग अलग ओपिनियंस दिमाग में आ रहे होंगे. इस क्वेश्चन में फर्क क्या है बेटे? एटलीस्ट वर्ड यूज तो किया हुआ है, बट मेजर अंडरलाइंग डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि जो शेफ है वो उसको कितने स्पाइसेस यूज करने हैं. ही सेज कि उसके पास 6 अवेलेबल स्पाइसेस हैं, बट ही हैज टू यूज एटलीस्ट वन ऑफ देम. दैट मीन्स ही कैन यूज वन ऑफ द स्पाइसेस. He may use 2 spices, he may use 3 spices. What does that mean? अगर वो डिसाइड करता है कि उसको एक ही स्पाइस यूज करना है तो मैं उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 6C1. फाइन. या फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको 2 स्पाइसेस यूज करने हैं तो उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 6C2. क्यों मैं ये ऐसा कर रहा हूं? बिकॉज अभी तक हमें ये बता रहे थे कि हमें 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, या हमें 4 लोगों की टीम बनानी है, या 5 बॉल सिलेक्ट करने हैं. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन स्पेसिफाइड थी. इन क्वेश्चंस में अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन ही स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है कि वो हो सकता है एक कोई स्पाइस को सिलेक्ट करे, एक ही मसाला यूज करना चाहता है. हो सकता है उसके पास 2 से यूज करने हैं तो उसके 6C2 ऑप्शंस हैं. इस तरह से वो 3 भी कर सकता है, और हो सकता है वो सारी की सारे स्पाइसेस यूज कर ले. फाइन. अब अगर ऐसा कोई भी आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला होता है बेटे, बायनॉमियल थ्योरम से निकलता है. कभी भी कुछ ऐसा आ जाए, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2n. सो NC0 से NCn की वैल्यू 2n है. दैट मीन्स अगर 6C0, 6C1, 6C2 till 6C6 आ जाए तो दैट हैज टू बी 2^6. बट इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या था? 6C0 अवेलेबल नहीं है, तो 6C0 जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 2^6 minus 1. where 2^6 is 64 minus 1, so my answer has to be 63. Look at the question number 15th clearly and then move to question number 16th. Comfortable? Okay, now question number 16 says, Sahil has decided to organize a party at his place. In how many ways can he invite at least one of his 12 girlfriends? ठीक है, अब उसकी 12 गर्लफ्रेंड्स हैं, which is quite funny. अब उसने डिसाइड किया कि मुझे उन 12 गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक को बुलाना है, कम से कम एक को बुलाना है. So he can invite 1, he can invite 2, he can invite 3. So what does he goes by? 12C1. If he decides to invite only 1, if he is inviting 2, वो कौन सी 2 है बेटा? 12C2. If he has decided to call 3, so on till 12C12, which is 2^12. Again -1 कर रहा हूँ because 12C0 मिसिंग है. 12C0 वहाँ जाके 1 माइनस हो जाएगा. अब 2^12 जो है उसकी वैल्यू 4096 होती है. नहीं या तो उसे स्प्लिट कर सकते हो, 2^6 इंटू 2^6, 64 इंटू 64 हो जाएगा. 4096 minus 1, answer would be 4095. Comfortable? Sure. क्वेश्चन नंबर 17 में एक छोटा सा चेंज है. उसने कुछ ऐसा कहा है कि आपके पास एक अगेन फिर से सुनीता है, उसके पास 5 सॉसेस हैं
एंड 5 वेजिटेबल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है दैट यू हैव टू यूज एग्जैक्टली 2 वेजिटेबल्स बट एटलीस्ट 1 सॉस। अब फर्क को समझो बेटे, उसने इसका नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 है। तो जब वो एग्जैक्टली 2 वेजिटेबल्स की बात कर रही है तो बेटे उसके पास 5C2 ही होगा। ही हैज टू यूज एग्जैक्टली 2, सो द ऑप्शंस आर गॉन, 5C2 ही होगा। लेकिन कम से कम एक सॉस यूज करनी है तो वो 5C1, 5C2 so on till 5C5 हो जाएगा, क्योंकि एंड है, she has to use this as well as this, इसका मतलब उनके केस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो पहला है वो 2 raised to power 5 minus 1 है, जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं थी। 5C2 would be 5 into 4 by 2, so this has to be 331 into 10, 310. Look at the problems, guys. I hope समझ आ गया? Good. Moving to the next particular kind of questions in combinations. ये वो वाले क्वेश्चंस थे जहां कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें स्पेसिफाइड होता है कि हमें कुछ सिलेक्शंस करनी है, बट देन देयर सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर ये डायरेक्टली स्पेसिफाइड नहीं होता है। एक कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटे, मेरे पास कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास 8 टीम्स हैं एंड एवरी टीम शुड प्ले अ मैच विद ईच ऑफ द अदर टीम। इसे हम लोग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स भी बोलते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स नॉर्मली हमारे जितने भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप होता है, टूर्नामेंट्स IPL वगैरह होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, ऐसे गेम्स में खेला जाता है। अब सपोज क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है और 8 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ज़्यादातर क्या होगा, राउंड 1 में एवरी कंट्री वुड बी आस्क्ड टू प्ले अ मैच विद ईच ऑफ द अदर कंट्री। अब सपोज ऐसा कुछ है और मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे सिर्फ इस स्टेज पे, सो हम 2 तरीके से इसे बोल सकते हैं। पहले तो अगर 8 टीम्स हैं और हर एक टीम ने दूसरे के साथ मैच खेलना है, अपने आप तो नहीं खेलना है, दैट मीन्स एवरी टीम हैज टू गो एंड प्ले 7 मैचेस, तो हम कहेंगे 8 into 7, बट देन नीड टू मेक श्योर कि उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, बिकॉज जब आप 8 into 7 करते हो तो हर एक मैच 2 बार ही काउंट हो जाता है। सपोज इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला तो मैं अलग से काउंट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान फिर से इंडिया के साथ खेल रहा है। सो वन वे ऑफ डूइंग दैट वुड बी कि 8 टीम्स हैं, एवरी टीम हैज टू प्ले 7 मैचेस, needs to be divided by 2 because every match has been counted twice. Or a better way of understanding this, सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो टीम्स हैं वो ABCDE ऐसे 8 टीम्स हैं। Can I says every pair of 2 teams would result into 1 match? जितने 2-2 के पेयर्स बना सकते हो उतने ही मैचेस होंगे। तो अगर एक पेयर AB है so that has to give me 1 match. एक पेयर AC है, that would result into second match. Then I'll have a pair of BC that would result into third match. क्योंकि मुझे 2-2 के पेयर्स बनाने हैं और उसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 का एक सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वी कैन कॉल इट एज 8C2। सो इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, दैट मीन्स अगर n टीम्स होती और मुझे उनके आपस में मैचेस कराने होते तो द आंसर वुड हैव बीन NC2। फाइन। जब भी हर एक ने दूसरे के साथ मैच खेलना है या कोई ऐसा ग्रुप है कि मैं क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, everybody has to go and shake hand with everybody else, again the number of handshakes would be 20C2. If everybody has to go and dance with everybody else, again that has to be NC2. Fine. When everybody has to do something with each of the others, so every combination, every pair of 2 would give me 1 handshake or a dance. So you can always go and apply this NC2 in that case.
इस बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 को समझना चाहूं, सपोज क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखता हूं। वो कह रहे 15 persons went to a party and each person has to shake hand with each other, then how many total handshakes will take? So बहुत स्टेट हो गया, एवरी पर्सन है 15 है, तो 15 लोगों ने कितने हैंडशेक्स करने हैं, वुड बी 15c2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, they were 15, everybody has to shake hand for 14 times, but then every handshake would be counted twice। A ने जब B से किया तो B ने ऑटोमेटिकली A से भी कर लिया। हर एक हैंडशेक को आप 2 बार ही काउंट कर रहे हो, जब 15 लोगों को कह रहे हो कि दे आर डूइंग इट फॉर 14 टाइम्स ईच, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करना नहीं भूलना। सो 15 into 7 has to be 105, that would be the total number of handshakes that would be done। Sure? 19th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि 10 couples went to a party, each member has to shake hand except for his or her spouse। अब पहले तो बेटे 10 कपल्स हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैज टू बी 20। अब ध्यान से समझो बेटे, अगर मेरे पास 20 लोग हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? दैट हैज टू बी 20c2। अब इनमें से मुझे वो हैंडशेक्स छोड़ने थे, 20c2 को चाहे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो तो 190 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 190 में से मुझे वो हैंडशेक्स नहीं यूज करने हैं जब द पर्सन हैज शेकन हैंड विद हिज और हर स्पाउस, क्योंकि 10 कपल्स हैं तो ऐसे 10 हैंडशेक्स हुए होंगे जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से ही हैंडशेक किया होगा, तो मैं उन 10 को छोड़ सकता हूं, माय आंसर वुड बी 180। या इसको ऐसे कह सकते हो, हर कोई ना अपने आप से हैंडशेक करेगा ना अपने स्पाउस से करेगा, सो एवरीबडी हैज टू गो फॉर 18 हैंडशेक्स, सो 20 into 18, but again needs to be divided by 2 because everything was counted twice, so would be 20 into 18 by 2, again would be 180। Look at the problem। Sure, good। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक टूर्नामेंट है जहां पर मुझे नंबर ऑफ टीम्स नहीं पता है, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टीम्स बी n। वो ये कह रहे हैं, वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एक तरह से फिर से बात करें, दिस इज ईच टीम हैज टू प्ले एग्जैक्टली 1 मैच विद ईच ऑफ द अदर टीम्स। हर एक टीम ने दूसरी टीम के साथ कितने मैचेस खेलने? 1 मैच खेलना है। और क्वेश्चन कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड हैं वो हमें दिए हुए हैं 120। अब बेटे अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 120 हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि n टीम्स हैं तो जो टोटल मैचेस होंगे वो कितने होंगे? nc2, which would be n into n minus 1 by 2। और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 120 के। फाइन। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के बच्चे मेरे पास 2 तरीके होते हैं। अगर n into n minus 1 240 है तो उसको कैसे सोच सकते हो? देखो, एक तो मैं क्वाड्रेटिक क्रिएट कर सकता हूं, बट आई वुड अवॉइड दैट। थोड़ा लॉजिकली सोचना है। एक तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट कभी भी ऐसी कैलकुलेशंस आ जाएं, द बेटर वे टू थिंक दैट जो ये n into n minus 1 है, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। इनका अगर प्रोडक्ट 240 है तो कैन आई सेज जो इनके सेंटर में होगा वो तकरीबन क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली 240 का स्क्वायर रूट होगा। सो अगर 240 को ध्यान से देखूं तो वो 15 स्क्वायर 225 और 16 स्क्वायर 256 के बीच में लाई करता है। What does that clearly means? That this n has to be 16 and this n minus 1 has to be 15। I repeat my point, logically समझो बेटे, मेरे पास ये 240 है, 2 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो इसका स्क्वायर रूट है
वो इसके मिडल में लाई करेगा, बिकॉज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम नंबर हैं। तो 240 किसके स्क्वायर के पास है? 15 और 16 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स द बिगर वन हैज टू बी 16 एंड द स्मॉलर हैज टू बी 15. दैट क्लियरली इंटरप्रेट्स दैट दिस n हैज टू बी 16. जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स का कुछ प्रोडक्ट आ जाए, तो जो मिडल टर्म होती है वो ऑलमोस्ट क्यूब रूट के पास लाई करती है, नॉट दिस। अदरवाइज अगर कहीं कुछ ऐसा आ जाए, आई एम सेइंग नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशंस करनी हो तो मैं क्या कहूँगा, 720 इज ऑलमोस्ट 9 क्यूब, 9 क्यूब 729 होता है। सो दिस हैज टू बी 9 अगर ये इंटीजर्स हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है। माई कैलकुलेशंस बिकम्स लिटिल मोर फिजिबल, अदरवाइज क्यूबिक इक्वेशंस क्रिएट करना वुड बी वेरी टफ। आई होप 20th क्वेश्चन का पॉइंट समझ आया। Easy job? Great. Moving on. एक और छोटा सा कंसेप्ट समझाना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Now, let's say if I says I have n non-collinear points. Now we understand what is a collinear point. अगर मेरे पास दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर। तो सपोज अगर मैं कुछ ऐसा जॉइंट लाइन ले लूं, यहाँ पे ये ABCD ER कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऑब्वियसली इनसे कितनी लाइंस बन सकते हैं? आई वुड से देयर इज ओनली वन लाइन, दिस इज वन लाइन, ठीक है। देयर डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स इन इटसेल्फ। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि मेरे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सपोज कुछ इस तरह से हेक्सागन की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो पूछ ले कि इनमें कितनी लाइंस, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले टू बिगिन विद नंबर ऑफ लाइंस। Now joining these points, can I again understand? I can pick any two points and join them. That would give me a different line. एक ही लाइन में थे तो एक ही लाइन है, बट अगर ये कोई भी दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, सॉरी दो तो होंगे एक लाइन में, दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में नहीं है, तो इफ आई पिक AB, that would give me a different line. AD would give me a different line. C is again going to give me a different line. So anyways, I could choose 2 points and join them would form a different line. That means number of lines that would be formed would be NC2. Perfect. With this logic, if you need to form different number of triangles, again because points collinear नहीं हैं, तो कोई भी 3 points choose करके उनको join कर दो. That means I'll have to choose 3 points, and every time choosing a different pair of 3 would give me a different triangle. So total number of triangles has to be NC3. With the same logic, number of quadrilaterals. So number of quadrilaterals, I could pick 4 points, would give me a different quadrilateral. हाँ, अगर number of diagonals की बात कर लें, अब suppose ये hexagon है और मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने diagonals बनाए जा सकते हैं, उसको सोचने का लॉजिक क्या होता है? देखो बेटे, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, लाइंस बनेंगी। अब या तो वो लाइंस ये वाली बाहर वाली होंगी, या फिर ये जो लाइंस होंगी वो अंदर आ जाएंगी। सो प्रैक्टिकली इन 6 को छोड़कर बाकी के अंदर जितनी भी लाइंस बनेंगी वो सारे डायगोनल्स होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कुड बी फॉर्म्ड इज NC2। उसमें से जो n होंगी वो बाहर वाली साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, रिमेनिंग हैज टू रिप्रेजेंट डायगोनल्स। सो अगर आपको डायगोनल्स काउंट करना है, वी कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हिच साउंड्स वेरी सिंपल। फाइन, सो रिमेंबर दीज रूल्स वेरी क्लियरली, द क्वेश्चंस वुड बी इजियर। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। 21 बेटे कह रहे यू हैव टू जॉइन द वर्टिसेस ऑफ अ डेकागन। नाउ डेकागन इज अ 10 साइडेड फिगर
टोटल डायगोनल्स बनाने हैं तो वुड बी 10c2 माइनस 10। 10c2 जब कैलकुलेट करते हो तो 10 इंटू 9/2 45 है, माइनस 10 करते हो आंसर वुड बी 35। 21st क्वेश्चन ओरली हो रहा है। 22nd क्वेश्चन कह रहे हैं 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली वुड बी 8c3, सीधा लग जाएगा। फाइन। अब 23 to 25 खुद ट्राई करो। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया। 23 से 25 में क्या है, 2 पैरेलल लाइंस वर ड्रॉन ऑन अ प्लेन विद फर्स्ट लाइन कंटेनिंग 6 पॉइंट्स एंड द सेकेंड लाइन कंटेनिंग 4 पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा अभी ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। बेटे एक लाइन है यहाँ पे जिसमें मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं, could be ABCDE, and then there is a parallel line which contains 4 points. ठीक है, let it be PQRS, whatever you want to do. पहला कह रहे हैं how many total lines can be formed joining these points. बेटे अब देखो, जब मैं नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में 23 में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, बट दीज आर 2 डिफरेंट लाइंस। फाइन। प्लस व्हाट आई कैन डू इज, अगर मुझे लाइंस बनानी है, अगर तो इन्हीं में से 2 चूज करता हूं तो वो सेम लाइन आएगी, वो डिफरेंट नहीं है। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पिक 1 पॉइंट फ्रॉम हियर एंड 1 पॉइंट फ्रॉम हियर, that would give me different lines. So A joined with P or Q would give me different. So each of these points can be joined with one of these 4 points. So I have to pick 1 from here and 1 from here. So बेटे इससे मेरे पास जो total number of cases आ जाएंगे वो 6 into 4 24 plus 2 has to be 26. Easy? Fine. Second वो बोल रहे हैं number of triangles. अब बच्चे अगर मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करनी है, ट्राइंगल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से कुछ ऊपर वाला लॉजिक यूज कर लूंगा। ट्राइंगल कैसे बनेगा, मेरे पास या तो 2 पॉइंट्स इधर से और एक इधर से हो, तीनों यहां से नहीं हो सकते, तीनों यहां से नहीं हो सकते। सो आइदर आई विल पिक 2 फ्रॉम अप एंड 1 पॉइंट फ्रॉम द बॉटम लाइन, और I'll pick 1 from here and 2 from here. So either of 2 from here and 1 from here, or 1 from here and 2 from here. 6c2 करोगे तो 6 into 5/2 15 आ जाएगा। 4c1 4 है, 6c1 बेटे 6 है, 4c2 करोगे तो 4 into 3/2 6 आ जाएगा। So that has to be 60 plus 36. That means total number of different triangles would be 96. Comfortable? Fine. Quadrilaterals बेटे बनाने हैं। अब quadrilaterals कैसे बन सकते हैं, फिर से सिंपल लॉजिक हो जाएगा। मुझे 2 ऊपर से लेने पड़ेंगे और 2 नीचे से लेने पड़ेंगे। तो 25th क्वेश्चन में बेटे अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो मैं क्या कहूँगा, 2 पॉइंट्स ऊपर से एंड 2 पॉइंट्स नीचे से। बेटे 3 यहाँ से ले लो और 1 यहाँ से ले लो तो वो ट्राइंगल बन जाएगा। सो आई हैव टू बी 2 फ्रॉम अपर एंड 2 फ्रॉम डाउन। कोई भी 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करने से ना ट्राइंगल्स बनते हैं ना क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। कंफर्टेबल? गुड। क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूँ। एक बार ही बेटे पॉज करके अगले 5 क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, 26 till 30। वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशंस को देखो। ओके, आई होप आपने ट्राई किया। 26 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वी हैव गॉट 4 पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर एंड रिमेनिंग 10 आर नॉन कोलिनियर। टोटल 14 पॉइंट्स हैं और आपको बेटे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहा है विद द कंडीशन है इसमें से कि 4 क्या हैं, कोलिनियर। क्योंकि मैं इनको जब ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल नहीं बनेंगे, लेकिन इनमें से कोई 2 तो ले सकता हूं, तीनों नहीं ले सकता। सो बेटर लॉजिक वुड बी, मैं कह रहा हूं कि टोटल अगर केसेस देखूं तो 14c3 हैं, माइनस वो वाले केसेस कर रहा हूं
जब तीनों यहाँ से चूज किए, मैं फिर क्लियर हूँ, इनमें से 14 में से 4 कोलिनियर है, बाकी 10 में से तीनों चूज कर लो तो ट्राइंगल बनेगा। उन 10 में से कोई 2 चूज करके 1 यहाँ से चूज कर सकता हूँ, या फिर 10 में से 1 चूज करके 2 यहाँ से कर सकता हूँ। 3 केसेस बना सकते थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई वैसे कर रहे, जो 10 नॉन कोलिनियर है उनमें से तीनों चूज कर लो, या फिर उनमें से 2 चूज करके इनमें से 1 चूज कर लो, या फिर 10 नॉन कोलिनियर में से 1 चूज करके इनमें से 2 चूज कर लो। यू कैन डू दिस वेज, और आई वुड प्रेफर दिस। ये क्या है, टोटल केसेस ले लिए, उसमें से वो माइनस कर दिए जब तीनों यहाँ से चूज किए, क्योंकि वो एक लाइन होगी, वो ट्राइंगल नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल इजीली गेट योर आंसर। श्योर, गुड। 27th क्वेश्चन, अब इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। An event manager has 10 patterns of chairs and 8 patterns of tables. Has to form a pair of table and chair. So what he'll do? He has to choose one chair and one table. So he'll choose one chair and he has to choose one table. So my answer has to be direct 80. Perfect. 28th. आई एक्सपेक्ट आप लोगों ने ट्राई कर लिए एंड आपके आंसर्स आ भी गए हैं काफ़ी। स्टिल कोई डाउट है तो आई एम क्लियरिंग दैट। 25 बसेस आर रनिंग बिटवीन P to Q एंड ऑब्वियसली फ्रॉम Q to back बिटवीन है, बोथ वेज होगी। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम P to Q एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस। तो बेटा जब वो P से Q जा रहा था तो उसके पास 25 ऑप्शंस हैं, लेकिन जब वो वापस आएगा, बिकॉज ही हैज टू रन विद अ डिफरेंट बस, ही हैज 24 ऑप्शंस। उसको P से Q भी जाना है और वापस भी आना है, एंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो 25 into 24, दैट वुड टर्न आउट टू बी 600। So that would be easy 28th. Comfortable? 29th. A company has 10 software engineers and 6 civil engineers. In how many ways can a committee of 4 must contain at least one civil engineer? 4 की कमेटी बनानी थी 16 में से, 16 सी 4 केसेस हैं, एटलीस्ट 1 सिविल इंजीनियर चाहिए, तो माइनस कर देंगे वो केसेस जब सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ठीक है ना, मेरे को 6 सिविल इंजीनियर्स है, उसमें से कम 1 चाहिए, तो फिर से एटलीस्ट 1 है, दैट मीन्स मैंने माइनस कर दिया जहां पर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। फाइन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 30th, राम वांट्स टू इनवाइट 6। अब ऐसा नहीं है कि नंबर डिफाइंड है, नंबर डिफाइंड है कि उसको 6 फ्रेंड्स को ही बुलाना है 10 में से, लेकिन ही नेवर वांटेड टू इनवाइट 3 पर्टिकुलर फ्रेंड्स। दैट मीन्स बेटे लॉजिकली समझो, इन 10 फ्रेंड्स में से कोई 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उसको डेफिनेटली नहीं बुलाने हैं, दैट मीन्स ही हैज टू चूज ओनली अमंग 7 फ्रेंड्स। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस जो है वो रिड्यूस होके 7 रह गई 10 से, क्योंकि 3 पर्टिकुलर को तो बुलाना ही नहीं है। दैट मीन्स अब इन्हीं 7 में से किसी 6 को बुलाना है, क्योंकि इन्हीं 7 में से किसी 6 को बुलाना है, सो हैज टू बी 7C6, सो माय आंसर हैज टू बी 7। Comfortable? So that was some basic introduction of how to use more of combinations. We'll get down to more types of questions. यहाँ पर हमारे पास arrangements होंगे, further applications होंगी. So keep watching other videos to understand the better concepts. Home exercise को एक बार ही solve करो, books को follow करो, and post your doubts. We'll be more than happy to answer your doubts. Fine. Thank you so much for the day.